चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी की गोवा में रैली, मापुसा के बोधगेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम का आप और तृणमूल कांग्रेस पर हमला, कहा कुछ दलों के लिए लॉन्च पैड है गोवा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ऐलान, आने वाले दिनों में कम होंगे कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंध। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 429 नए मामले, 2 लोगों की मौत हुई है। विदेश से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइंस, जरूरी नहीं होगा 7 दिनों का होम क्वारंटाइन। विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक करनी होगी सेल्फ मॉनिटरिंग। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। 82 देशों को जोखिम वाले देशों की सूची से किया गया है बाहर। 14 फरवरी से लागू हो जाएंगी नई गाइडलाइंस। लता मंगेशकर की अस्थियां नासिक स्थित पवित्र रामकुंड में की गई हैं प्रवाहित। सुबह 10 बजे रामकुंड पहुंच गए थे लता की बहन उषा मंगेशकर और भतीजे आदिनाथ मंगेशकर। लता को श्रद्धांजलि देने अस्थि विसर्जन के समय जमा हो गई थी लोगों की भीड़। नासिक के कमिश्नर और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। पुणे में हिजाब के समर्थन में एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम महिलाओं के साथ किया प्रदर्शन। भीड़ से पुलिस ने हटवाए पहले हिजाब फिर किताब के पोस्टर। एक स्थानीय छात्र ने इस तरह के पोस्टर्स लगाए थे। हिजाब के मुद्दे पर बोले जावेद अख्तर, नहीं करता हिजाब या बुर्के का समर्थन, पर बुर्का पहनी लड़की को परेशान करने वालों से बेहद खफा हूं। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने प्रदर्शन किया। संसद में कांग्रेस पर दिए बयान के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी से कर रहे हैं माफी की मांग। आर्यन खान ड्रग्स कनेक्शन का मामला, एनसीबी पर लगे करप्शन के मामले की विजिलेंस जांच लगभग पूरी। वाशिम की पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी, बुजुर्ग की कार से 2 लाख रुपए कैश चुराने वाले चोर को 4 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। 460 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,926 पर सेंसेक्स बंद हुआ। 142 पॉइंट्स बढ़कर 17,605 पर निफ्टी बंद हुआ। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में नहीं किया है कोई बदलाव। रेपो रेट 4% पर बरकरार, रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया है ऐलान। कारोबारी साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने की उम्मीद जताई गई है। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल में खुदरा महंगाई अनुमान 5.3% रखा है। अगले साल 4.5% रहने की उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बात करेंगे मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हंगामे की, जिसको लेकर लगातार हिजाब पर बात हो रही है। कर्नाटक से शुरू हुआ ये हिजाब का मामला पूरे देश भर में फैल चुका है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी इस पर खूब राजनीति की जा रही है। एनसीपी, एमआईएम, समाजवादी पार्टी जैसे दल हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिवसेना के स्टैंड ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि राज्य में 40 से ज्यादा जगहों पर अब तक हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो चुके हैं। किसी भी तरह की शांति भंग न हो, इस पर पुलिस नजर रख रही है। जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने गुरुवार को कहा कि ये घटना दूसरे राज्य में हुई है, इसलिए महाराष्ट्र में इस पर प्रदर्शन करना सही नहीं है। पर खुद गृह मंत्री की अपनी पार्टी एनसीपी इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। पुणे में एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया और बीजेपी विरोधी नारे लगाए। उधर गुरुवार को पुणे में हिंदू महासंघ के लोगों ने केसरिया रंग की साड़ियां और कपड़े पहनकर जुलूस निकाला। हिंदू महासंघ की कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुस्लिम परिवार अपने बच्चों को हिजाब में स्कूल भेजना चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को केसरिया कपड़ों में स्कूल भेजेंगे। शिवसेना ने इस मुद्दे पर स्कूलों में यूनिफॉर्म का समर्थन किया है। कॉलेज हे शिक्षणाचं विद्यालय आहे। तिथे आपण शिक्षणाची जी भूमी समजतो, जिथे जिथे युनिव्हर्सिटीज असतील, जिथे शाळा असेल, तिथे कुठे राजकीय किंवा धार्मिक किंवा कुठचाही वाद येऊ नये। चांगलं शिक्षण मिळावं, दर्जेदार शिक्षण असावं,
हे शिवसेनेची भूमिका आहे. शिवसेना के इस रुख पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जताया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने ट्वीट किया, यूनिफॉर्म का पालन करने के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों का हिजाब पहनकर पढ़ने जाना कोई नई चीज नहीं है जो अभी शुरू हुई हो। जो लोग मुस्लिम लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं उनकी आलोचना करने की जगह शिवसेना उन्हीं की भाषा बोल रही है। समाजवादी पार्टी ने हिजाब के समर्थन में महाराष्ट्र में कुछ जगह सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। एमआईएम ने भी कई जगह हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं। भीड़ में कुछ स्थानीय छात्रों ने शहर में इस तरह के पोस्टर लगा दिए थे जिन पर लिखा था, पहले हिजाब फिर किताब। इसकी काफी चर्चा हुई थी। पुलिस ने अब इन पोस्टरों को हटवा दिया है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। आज लगातार तीसरे दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मुद्दे पर सुनवाई हुई, लेकिन हिजाब के समर्थकों को झटका लग गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेजेस में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई की बात कही है। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बन चुका है। कई शहरों में हिजाब के समर्थन में जुलूस निकाले जा रहे हैं और हिजाब को कानूनी हक बताया जा रहा है। लोगों को हिजाब आउट होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, फंडामेंटल राइट्स में है कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है। और आज कुछ भगवाधारी, कुछ असामाजिक तत्व जो माँ बेटी बहने जो नकाब में निकल रही है, हिजाब पहन के निकल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि कर्नाटक हाईकोर्ट को सिर्फ हिजाब पर ही नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजों में किसी भी धार्मिक पहनावे की इजाजत पर सुनवाई करनी होगी, जिसे लेकर आज लगातार तीसरे दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों वाली बड़ी बेंच ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इस मामले में फैसला आने तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट has heard the matter and they have passed the order that they are going to hear the case day by day, day to day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a judgment in this case. ये मामला सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं है, इसमें लड़कियों की शिक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। हिजाब विवाद की सुनवाई सोमवार तक टलने से पहले कोर्ट में इसे लेकर लंबी बहस हुई। याचिकाकर्ता छात्राओं के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म और पेनल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हमने आपकी इस बात को समझ लिया है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में इसको लेकर प्रावधान नहीं है। इसके बाद हेगड़े ने केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रतीक है। हेगड़े ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश देना चाहिए ताकि याचिका लगाने वाली लड़कियों को राहत मिल सके और वो इस सेशन में बची हुई 3 महीने की अवधि में कॉलेज अटेंड कर पाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी तब तक किसी स्टूडेंट को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप लोग इस तरह की चीजें ना पहनें। इस पर वकील हेगड़े ने कहा कि कुछ दिनों के लिए हमारी आस्था को रोका नहीं जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा हम सुनवाई जारी रहने तक सभी तरह के धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा रहे हैं। हाईकोर्ट ने तो इस मामले पर सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है, लेकिन ये विवाद टलता नजर नहीं आ रहा।
कुल मिलाकर एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सामाजिक विवाद के साथ साथ कानूनी विवाद का विषय भी बन चुका है और राजनीतिक विवाद का भी। लेकिन सवाल फिर वही है, स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है या हिजाब? आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे गोवा इलेक्शन की। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोट डलनी है। आज चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी गोवा पहुंचे। गुरुवार शाम को गोवा पहुंचे पीएम मोदी ने पहले मापुसा में बोडगेश्वर मंदिर में दर्शन किए। यहां पूजा पाठ करने के बाद पीएम ने जनता को संबोधित किया। आज जो आप मुझे जिस रूप में देख रहे हैं ना, जहां मुझे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत गोवा से हुई थी। और याद किया कि कैसे पहली बार गोवा में ही उनका नाम उनकी पार्टी ने पीएम पद के लिए नामांकित किया था। पीएम ने कहा कि गोवा की हवा की बात ही अलग है। इसके बाद सीधा राजनीतिक मोड में आते हुए पीएम कांग्रेस पर हमलावर हो गए। भारत की आजादी के भी 1.5 दशक बाद आजाद हुआ था। 15 साल ज्यादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था। भारत के पास फौज थी, सेना थी, हमारी मजबूत नेवी थी। कुछ घंटे में जो काम हो सकता था वो कांग्रेस ने 15 साल तक नहीं किया। गोवा में पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का लूट तंत्र बनाकर रखा था, जिसे बीजेपी ने आकर ठीक किया है। मोदी ने कहा कि सिर्फ उनकी सरकार ने ही गोवा की अहमियत को समझा है। पहले गोवा में केवल सीजनल पर्यटन ही ज्यादा होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, पर्यटन को प्रमोट किया, सुविधाएं बढ़ाई और अब पूरे साल 365 दिन यहां पर्यटक आते हैं। 2011 में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब पूरे साल में करीब 25 लाख पर्यटक आते थे। 25 लाख। लेकिन 2019 आते आते ये संख्या 80 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। गोवा में इस बार आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है, पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी मनोहर पर्रिकर जैसे करिश्माई नेता की कमी महसूस कर रही है। गोवा से पंकज उपाध्याय और हरीश के साथ आज तक ब्यूरो।